हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटेड एरा। दोस्तों, आज हम कॉस्ट शीट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉस्ट शीट क्या होता है उसकी बातें करी थी। कॉस्ट शीट स्टार्ट कैसे करते हैं, कॉस्ट शीट के फॉर्मूले को कैसे हम समझते हैं, वो हमने बहुत डिटेल में बातें करी थी। कॉस्ट शीट में जो फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आपको ही पता है, उसे याद ना करें इसलिए मैंने एक विजुअलाइजेशन आपको दिखाया था, एक एग्जांपल बताया था, प्रोडक्ट साइकिल समझाया था, जो फैक्ट्री से बन के कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है वो हमने बहुत डिटेल में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो पहले देख के आओ, तभी ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। क्योंकि आज की क्लासेज में मैं कॉस्ट शीट में फॉर्मेट समझाने वाला हूं कि कॉस्ट शीट को जो बनाते हैं उसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि फॉर्मेट सर इतना बड़ा फॉर्मेट होता है, हमें याद करना पड़ता है। तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, आपको ना तो फॉर्मूला याद करना ना फॉर्मेट याद करना। जो मैंने वो विजुअलाइजेशन आपको समझाया था, फैक्ट्री में प्रोडक्ट जो बनता है और कस्टमर के पास कैसे पहुंचता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था। जो जाइए प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए, तो आपको आज की वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी कि ये फॉर्मेट बनाते कैसे हैं। क्लियर है बातें, रटना की जरूरत कोई भी नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज ये रेड कलर का जो सब्सक्राइबर बटन है वो प्लीज दबा दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन के साथ मिलता रहेगा। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को हम बनाते कैसे हैं। आज हम ये बात करेंगे कि कॉस्ट शीट के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यानी कॉस्ट शीट के एक फॉर्मेट होता है, उसे हम कैसे खुद से खुद बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर इतना बड़ा फॉर्मेट होता है, हम कैसे याद करें, हमें याद नहीं होता, सीक्वेंस वाइज कैसे करना होता है। तो मैं कहता हूं बिल्कुल याद ही मत करो। मैंने वो जो ट्रिक बताया था आपको, जो एग्जाम्पल बताया था विजुअलाइजेशन का, क्या था कि एक फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री से आपका एक ऑफिस होगा, फिर आपका स्टोर होगा और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा और देन आफ्टर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर को मिल जाएगा। ये जो विजुअलाइजेशन आपको करवाया था ये इतना इफेक्टिव है कि आपका इसी के बेसिस पे फॉर्मूला बनता है और इसी के बेसिस पे आप ये फॉर्मेट बना सकते हैं। देखिए क्या होता है फॉर्मेट में। सबसे पहले यहां पे सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है बातें, यानी हमने मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो यूज करते हैं उसकी वैल्यू हमने यहां लिख लिया। क्लियर है बातें, ओके। फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। देखिए डायरेक्ट लेबर हमने यहां लिखा है, बहुत सारे बुक में इसको प्रोडक्टिव लेबर भी कहते हैं, प्रोडक्टिव लेबर भी कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको भी ऐड कर दिया। अब आपके क्वेश्चन में ना ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज के नाम से खुद ब खुद दिया रहेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था जब रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट मिलता है। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है प्राइम कॉस्ट। क्लियर है बात है, समझ में आ रहा है? अच्छा, देन आफ्टर आप जब प्राइम कॉस्ट, आपको यहाँ पे प्राइम कॉस्ट मिल जाता है, फिर आप फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं, है ना। फिर आप यहाँ पे ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को आप ऐड करते हैं। जैसे ही आप फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, कुछ बुक में इस फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट के भी नाम से जाना जाता है, तो आप समझ लेना इसी को ही हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। क्लियर है। अब क्योंकि ये ग्रॉस है तो इसे नेट पे बनाना होता है, तो यहाँ पे एक और कैलकुलेशन आता है, ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। याद है आपको मैंने बताया था WIP की बातें, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यानी ओपनिंग WIP को हम ऐड करते हैं और लेस कर देते हैं यहाँ पे हम क्लोजिंग WIP को, क्लोजिंग WIP को हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात है, मैंने बताया था यहाँ पे सबसे पहले आपको प्राइम कॉस्ट मिलता है, फिर यहाँ पे आपको WIP का कैलकुलेशन होता है और आप फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करते हैं, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्लियर है बातें। जब यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं फिर आपका ऑफिस का खर्चा ऐड करते हैं, राइट ना। हमने यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ये आपका आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे हम वर्क कॉस्ट कह रहे हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अब आप ऑफिस के खर्चे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे हम यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेज, इसी को ही आप एडमिन एक्सपेंसेज भी कह सकते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज भी कह सकते हैं। क्लियर है बात है। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे अब आपको क्या मिलता है, स्टोर में जा रहा है ना प्रोडक्ट, तो स्टोर में आने वाले प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। हमने सीखा था उसमें, तो इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट
ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। क्लियर है बातें? प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल स्टोर के पास आता है, तो यहां कहते हैं ये सारा कॉस्ट जो है अप टू स्टोर है। अप टू स्टोर का मतलब प्रोडक्ट स्टोर में जा चुका है और स्टोर तक पहुंचने की सारी कॉस्ट हमारा ये है। क्लियर बात है? अच्छा, जब स्टोर में प्रोडक्ट चला गया तो स्टोर में पहले से भी कोई प्रोडक्ट होता है जिसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, उसके भी कुछ कॉस्ट होते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यानी स्टोर में पहुंचने के बाद ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, जो ओपनिंग होता है फिनिश्ड गुड्स, जो पहले से बना हुआ प्रोडक्ट गोदाम में रखे रहते हैं, उस यूनिट को यहाँ जैसे मान लेते हैं, मैंने एग्जांपल में बताया था 1000 यूनिट का प्रोडक्शन है और पहले से हमारा 100 यूनिट्स है, तो टोटल हमारा 1100 यूनिट्स हो जाएगा। इसकी कोई कॉस्ट थी प्रोडक्शन का और इसका पहले से भी कुछ कॉस्ट होता है, ये ऐड हो जाएगा टोटल। क्लियर है बात है? समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा क्या होता है, देखिए अब हमारे पास गोदाम में क्या होता है, 1100 यूनिट्स बेचने के लिए अवेलेबल रहता है, तो हम यहाँ कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी क्या होता है यहाँ पे ध्यान समझना, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसका मतलब क्या है, 1100 यूनिट्स बचा हुआ है मेरा और उसकी कॉस्ट ये है। यानी 1100 यूनिट्स वह गुड्स है जिसे हम अवेलेबल कर सकते हैं, सेल के लिए अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट ये है। क्लियर है बातें? लेकिन कुछ गुड्स यहाँ पे रह जाती है गोदाम में जिसे हम लेस करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा रह जाता है, क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ये यहाँ पे हम माइनस करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं 200 यूनिट हमारा क्या हो गया, बच गया, तो कितना सेल हो गया, पहले अवेलेबल कितना था 1100 था, 200 यूनिट बच गया तो सेल कितना हो गया, तो हमारा सेल जो हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सोल्ड जो हुआ है हमारा वो हुआ है 900 और उसकी कॉस्ट ये है। क्लियर है बात है? समझ में आ रहा है? मतलब 1100 प्लस में था, ये अवेलेबल था सेल के लिए, ये पूरा हम सेल कर सकते थे, बट 200 बचा हुआ है, तो इसका मतलब 900 हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, और जो सेल किया है उसकी ये कॉस्ट है, तो इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ आता है तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वाला जो शोरूम के खर्चे होते हैं वो अपना ओवरहेड यानी अपना एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, तो इसमें हम ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब एक्सपेंसेस, ठीक है? तो यहां पे जब हम ऐड करेंगे तो इसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है? कॉस्ट ऑफ सेल यहां पे आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल। अब यहां पे प्रॉफिट ऐड करके हमें किसे देना होता है, कंज्यूमर को देना होता है। ये छोटा हो रहा है, देखना ध्यान से, इसे हम जब हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट एलिमेंट को, तो यहां पे प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करने के बाद आपको ये मिल जाएगा सेल। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? तो पहले क्या देखा हमने, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके हमारा यहाँ पे प्राइम कॉस्ट मिलता है। प्राइम कॉस्ट में हम WIP का एडजस्टमेंट करते हैं, WIP का एडजस्टमेंट और फैक्ट्री ओवरहेड का एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा वर्क कॉस्ट मिलता है। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अप टू स्टोर तक का होता है। स्टोर में जाने के बाद जो पहले से रखे स्टॉक के साथ हमारा कैलकुलेशन होता है, तो हमें ये पता चलता है कि अब तक जो कॉस्ट है वो सभी गुड्स का है जो हम सेल कर सकते हैं, ये एबिलिटी है हमारा। लास्ट में हमें ये पता चलता है कि कुछ स्टॉक हमारा बच गया है, तो बच जाने के बाद जो कॉस्ट निकलता है हमारा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है COGS, ये हमारा कहाँ जाता है, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पास जो हमारे होलसेलर लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो अपने एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हैं और फिर इसमें प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करने के बाद हमारा कस्टमर तक पहुंचता है। ये पूरा फॉर्मेट है, ये सारा फॉर्मेट इसी साइकिल पे बेस्ड होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने ये साइकिल नहीं समझा है, अभी तक नहीं देखा है, तो आप मेरे उस पहले वो वाला पार्ट वाला फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो आप देख लो। जब आप फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देखोगे तो ये साइकिल समझ में आएगा और इसी साइकिल के बेस पे आपको फॉर्मूला समझ में आएगा और ये फॉर्मेट समझ में आएगा। क्लियर है बातें? इसमें 2-3 और फॉर्मूले हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो अभी हम क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए फॉर्मेट जो था कॉस्ट शीट का वो हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको अभी भी फॉर्मेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कौन सा एलिमेंट ऊपर कब आता है नीचे कब आता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, वो फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो है वो पहले आप देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे भी मैं वीडियो डाल दूंगा, आप प्लीज वो वीडियो देख लेना कि वो साइकिल मैंने कैसे बनाया था। जब तक वो समझ में नहीं आएगा, दोस्त सही बता रहा हूं, ना तो फॉर्मूला समझ में आएगा ना आपको फॉर्मेट समझ में आएगा, फिर वही बात हो जाएगी ना रटने वाली बात। बट प्लीज रटना मत। देखिए
फॉर्मेट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है। जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लेता हूँ कि हमने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करा है, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करा है, तो ये हमारा पूरा टोटल यूनिट प्रोड्यूस कहा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग यूनिट, क्लोजिंग यूनिट। जैसे कि मान लेता हूँ कि 200 यूनिट बच गया था मेरे एग्जाम्पल के थ्रू कि मैंने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा, तो यहाँ 1000 आएगा, और 200 यूनिट्स का क्लोजिंग हुआ था तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 200 यूनिट्स हो जाएगा, तो आपका ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाएगा। क्लियर बात है। दूसरी बात होती है आपकी क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसकी भी कैलकुलेशन कभी कभी आ जाता है। इसमें क्या करना होता है, देखिए हमारे पास पहले से रॉ मटेरियल होता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लियर है बातें। इसमें हम ऐड करते हैं जो परचेज करके लाए हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमने परचेज करके लाए हैं वो भी हम ऐड कर देंगे। इसी में ऐड करते हैं फ्रेट चार्जेज, फ्रेट चार्जेज। फ्रेट चार्जेज क्या होता है, जो हम परचेज करके ला रहे हैं उसको लाने में क्या खर्च हो रहा है हमारा, कैरिज इनवार्ड वगैरह आपने पढ़ा होगा पहले से भी। दूसरा होता है इसमें लेस कर देते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल हमारा बचा रह जाता है, तो ये जो वैल्यू आपकी आती है ये आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो आप कॉस्ट शीट में लगाते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो जनरली क्वेश्चन में आपको ये भी डाल दिया जाता है। क्लियर बातें हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि सर रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालें, तो ऐसे निकालेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल आपको जो दिया रहता है वो आप ऐड कर देंगे, परचेज कितना किया है पूरे साल आप वो ऐड कर देंगे। आपने अगर परचेज लाने में कोई चार्जेज पे करे हैं, फ्रेट चार्जेज, कैरिज चार्जेज, जो भी आपने पे करा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे। अगर कोई क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, अगर आपका कुछ बचा हुआ है तो आप उसे माइनस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आती है आपकी रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू आ जाती है। क्लियर बात है। इस कॉस्ट शीट में एक और पॉइंट समझने वाली बात है, जो एक प्रॉफिट एलिमेंट का, क्या है ये प्रॉफिट एलिमेंट, क्या होता है प्रॉफिट एलिमेंट। देखिए क्या होता है, जब हम कॉस्ट शीट का परफॉर्मेंस सीखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल आया, और यहाँ पे हम प्लस प्रॉफिट करने के बाद ये यहाँ पे सेल आ जाता है। क्लियर है बात है। आपने यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने अभी परफॉर्मा में, कि यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल आता है, फिर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो यहाँ सेल आ जाता है। तो प्रॉफिट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि कभी कभी प्रॉफिट एक बेसिस पे चार्ज करते हैं। बेसिस का मतलब होता है या तो कॉस्ट का 20% बोल देगा, या फिर सेल का 20% बोल देगा, ऐसा कुछ वो बनाता है। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ वो क्वेश्चन में आपको बोल रहा होगा। जब कॉस्ट का बोलेगा तब तो आप कॉस्ट ऑफ सेल का 20% निकाल लेना, आपका निकल जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन जब सेल का बोला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें सेल तो पता नहीं होता। तो हम उस समय क्या करते हैं, सेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये, सेल निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। जैसे कि अगर 20% ऑन सेल है तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 80%। ध्यान समझिएगा, ये फॉर्मेट है आपका, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल है और ये प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट है वो सेल का 20% बोल रहा है, तो ये 20%, ये 100%, तो ये कितना हो जाएगा 80%। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू रखनी है, यहाँ 80% रखना है, तो आपका सेल का वैल्यू आ जाएगा। कंप्लीट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मूला वाइज, फॉर्मेट वाइज, क्वेश्चन और एलिमेंट फॉर्मूला ये सब हमने कंप्लीट करा है। हाँ, इस टॉपिक से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक छूट गया हो, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कॉस्ट शीट बिल्कुल अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, यार बता दो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बताओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, ग्रेजुएशन का, 11th का, 12th का, आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।